वेरी स्वीट नमस्ते। देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस एंड हाउ मैनी डू यू नो। आप कितने क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं इसको आप कमेंट थ्रेड में ईमानदारी से आंसर करिए। आपको अब तक तो ये बात रट गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कीन्स इंटरेस्ट इज पेड फॉर। कीन्स के अनुसार इंटरेस्ट का पेमेंट किस लिए होता है? ऑप्शंस आर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी, होल्डिंग मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पजेस, होल्डिंग मनी एज एन एसेट, होल्डिंग मनी टू टाइड ओवर अनसर्टेनिटी। कीन्स के अनुसार, कीन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी उसके अनुसार जो लिक्विडिटी का डिमांड है वो 3 मोटिव से किया जाता है। एक होता है ट्रांजैक्शन पर मोटिव, एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो कीन्स यहाँ कहते हैं कि द इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई थिंक इससे पहले जब हम बात करें हैं तो इंटरेस्ट के कई सारी थ्योरीज के बारे में डिस्कस हमने किया है, लेकिन इस वीडियो में अगर बात आई है इंटरेस्ट की थ्योरीज की तो हम यहाँ पर 2-3 थ्योरीज की बात, यानी कुछ थ्योरीज को मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। पहली थ्योरीज है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी थ्योरी, प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको दिया था जेबी क्लार्क ने और एफ.एच. नाइट ने मिलकर दिया था। जेबी क्लार्क और एफ.एच. नाइट ने मिलकर दिया था। बाद में इसको मार्शल जेबी से और वोन थ्योरिन ने काफ़ी सारा सपोर्ट दिया था। इस प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अनुसार इंटरेस्ट अराइज ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के प्रोडक्टिविटी पर ही इंटरेस्ट अराइज होता है। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी की कई सारे क्रिटिसिज्म थी, जैसे ये केवल डिमांड साइड थी, यानी कैपिटल के डिमांड पर ही बेस्ड थी। और दूसरी बात, इसमें जो है केवल हायर प्रोडक्टिविटी वाले कैपिटल को ही शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरी थ्योरी की अगर हम देखें तो दूसरी है एब्सटेनेंस थ्योरी। और याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इससे पहले की जितनी सीरीज है आप बहुत ध्यान से उसे देख लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एब्सटेनेंस और वेटिंग थ्योरी ऑफ द इंटरेस्ट। वेटिंग थ्योरी तो इसको मार्शल ने कहा था, वेटिंग थ्योरी तो मार्शल ने कहा था इसको। और लेकिन जो इस एब्सटेनेंस थ्योरी को दिया किसने था, वो N.W. सीनियर ने दिया था। ठीक है, N.W. सीनियर ने इस थ्योरी को दिया था। और N.W. सीनियर क्या कहते थे? कहते थे कैपिटल इज द रिजल्ट ऑफ सेविंग, यानी वो कहते थे जो कैपिटल है वो सेविंग का परिणाम है। यानी आपके पास अगर प्रेजेंट टाइम में इनकम है तो आप क्या करेंगे, करंट टाइम में इसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, इसको थोड़ा भाग उसका सेव किया, और इस सेव जो आपने किया फ्यूचर के लिए, उसके लिए आपने वेट किया, और इसी वेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसी वेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी आप अब्सटेन रह गए इन चीज़ों से, यानी जितनी चीज़ों को आप सेव कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उतने कंजप्शन से आप क्या रह गए, वंचित रह गए, अब्सटेन रह गए। इसलिए इस थ्योरी को कहते हैं अब्सटेनेंस थ्योरी और वेटिंग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरी थ्योरी की हम बात करें तो आती है ऑस्ट्रियन थ्योरी या ऑगियो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये 1934 में इसको दिया था जॉन रे ने। ठीक है, जॉन रे ने इसको दिया था 1934 में। बाद में इसको बोहन और बावेक ने डेवलप किया टाइम प्रेफरेंस के थ्रू, कि जो और उसमें टाइम प्रेफरेंस को ज्यादा महत्व दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कौन सी थ्योरी, ऑगियो या ऑस्ट्रियन थ्योरी, इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ टाइम ऑफ रिवार्ड फॉर ऑगियो। ठीक है, यानी जो जॉन रे ने दिया उसको बाद में बावेन और बावेक ने डेवलप किया, और उसके बाद जो चौथी थ्योरी आई वो प्रोफेसर फिशर ने दिया टाइम प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी क्या दिया, देखो चौथी जो थ्योरी मैं बता रहा हूं आपको, वो बावेन और बॉम और बावेक के बाद प्रोफेसर फिशर ने क्या किया, चौथी थ्योरी दी टाइम प्रेफरेंस थ्योरी करके। और इनकी जो ये थ्योरी थी एक्चुअली बॉम और बाग की थ्योरी का मॉडिफाइड वर्जन थी। और इनकी ये जो थ्योरी थी वो 2 चीज़ों पर भी डिपेंड थी, एक थी विलिंगनेस प्रिंसिपल पर और एक थी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल पर। ठीक है, अगली थ्योरी अगर मैं बात करूं तो 5वीं थ्योरी होगी ये, और ये थ्योरी की क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको दिया था प्रोफेसर पीगू ने। ठीक है, प्रोफेसर पीगू ने दिया था, मार्शल ने दिया था, वॉलरास ने दिया था और नाइट ने, इन सभी ने मिलकर दिया था। ठीक है, इनके अनुसार इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर द प्रोडक्टिव यूज ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ कैपिटल विच इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी कहती है। क्लासिकल थ्योरी के जस्ट बाद आई लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहती है। 6th थ्योरी में बता रहा हूं आपको, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे नॉट विक्सेल ने इसको दिया था। और इसको बाद में फिर ओलिन और रॉबर्टसन, पिगुआर ने बहुत सारा डेवलप किया बाद में। इनके अनुसार द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ क्रेडिट विच इज डिटरमाइंड
बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। लोनेबल फंड क्या होता है? वो लोनेबल फंड थ्योरी में एक प्रकार अलग से फंड बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे सब कुछ खर्चा किया जाएगा, बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या कहती है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ क्रेडिट विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड। उसके बाद आती है केन्स की थ्योरी, जो मैंने अभी आपको बताई। तो ये मैंने 6-7 थ्योरी आपको अभी तक बता दी है, आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल थ्योरीज हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्पोजेबल इनकम इन नेशनल अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज। देखो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम को आप दो तरह कर सकते हैं, एक होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का अगर मैं बताऊं आपको, तो जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगा वो पर्सनल इनकम होगा। जो आपकी पर्सनल इनकम होगी उसमें से आप जो पर्सनल टैक्सेस होंगे अगर उसको आप माइनस कर देते हैं और साथ में उसमें से अगर फीस एंड फाइन्स को आप माइनस कर देते हैं तो आपका वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल इनकम कैसे आएगी? पर्सनल इनकम यानी जो पर्सनल इनकम कैसे आएगी? जो आपकी प्राइवेट इनकम होगी अगर उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, अगर घटा देते हैं तो आपको प्राइवेट इनकम आ जाएगी। अगर हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो नेशनल, देखो डिस्पोजेबल मतलब होता है ना जो आपके पास ऐसा पैसा जो आप खर्च करने के लिए स्वतंत्र हो, आपको कोई रोक टोक ना हो। अगर वो नेशन की बात होगी तो वो नेशन पर्टिकुलर, वो नेशन जिसका डिस्पोजेबल इनकम होगा वो फ्री होगा खर्च करने के लिए। अगर किसी पर्सन की बात होगी तो वो पर्टिकुलर किसी पर्सन का होगा जो वो खर्च करने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है यानी आपकी पर्सनल इनकम जो है उसमें से अगर हम पर्सनल टैक्सेस को घटा दें और फीस एंड फाइन्स को घटा दें तो हमें जो बचेगा वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम होगा। आपको समझ में आ गया? अगर इसको कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि जो आपका डिस्पोजेबल इनकम होगा उसमें आपको जो नेट फैक्टर मिल रहा है बाहर से वो भी जुड़ेगा, आपको जो ट्रांसफर पेमेंट मिल रही है वो भी जुड़ेगा, लेकिन आपके टैक्सेस माइनस हो जाएंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम कॉर्पोरेट सेविंग कहते हैं वो भी आपकी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ रह गई, कौन सी रह गई? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में मैंने अभी नहीं बताया। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जो आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो आपका नेशनल इनकम होता है, ठीक है, प्लस जितना नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है वो, यानी सब्सिडी को घटा के, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नेट कह रहा हूं तो यानी सब्सिडी को घटा के जितना नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड, यानी जितना बाहर से हमको पैसा मिलेगा, बाहर नेट करंट ट्रांसफर जहां जहां नेट लगे ना वहां डिफरेंस आ जाता है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, यानी जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं? इन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी जितना वहां से आया और जितना यहां से गया उसका डिफरेंस। तो यहाँ जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर सम ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पहला, लार्जर इनपुट्स लीडिंग टू लार्जर आउटपुट। बिल्कुल, जब लार्ज इनपुट यानी इनपुट जब बढ़ा देंगे तो आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस बाय विच आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल अगर चेंज करेंगे तो जिससे आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। थर्ड, लेवल ऑफ इफिशियंसी एंड स्किल प्रोड्यूसिंग लार्जर आउटपुट। अगर इफिशियंट लेबर हैं और स्किल है उनके पास तो वो लार्जर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है, वो भी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट का डाइवर्सिफाइड कर दिया जाए तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये एक्चुअली जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आउटपुट है शायद ये मैरिस मॉडल जब आया था उसके बाद, ये बाउमोल मैरिस और इन सब के बाद एक कोई मॉडल आया था जिसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात कही गई थी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी मैं भूला हुआ हूँ, मैं आपको अगर मुझे याद आता तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट थ्रेड में, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑफ द अबव इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड। इकोनॉमिक ग्रोथ में सभी इंक्लूड होंगे, 1, 2 एंड 3 एंड 4, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द हाइपोथेसिस ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पॉइंट्स टू इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है प्रोफेसर नक्से ने दिया था और ये जो है दो चीजों के बीच रिलेशन बताती है, एक प्रोडक्टिविटी और एक इनकम, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स
PQLI was calculated by, किसने सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया था? तो इसको सबसे पहले मॉरिस डी मॉरिस ने कैलकुलेट किया था। देखो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में कैलकुलेट किया था और इन्होंने इसमें 3 पैमाने माने थे, यानी 3 इंडेक्स लिया था। एक था LER यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, दूसरा था IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और तीसरा था बेसिक लिटरेसी रेट BLR, ठीक है, बेसिक लिटरेसी रेट। अगर महबूब हक की बात करें तो इन्होंने 1990 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जारी करता है, ठीक है, उन्होंने दिया था। साथ में जो ये HDI है इसने भी 3 पैमाने यूज़ किए थे। कौन कौन से थे? ये पूछा जाता है कि ना पैमाने, आप अभी तो इसमें फिलहाल इसमें नहीं है लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लेंगे इसको। HDI में 3 शामिल किए जाते, कौन सी? इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशनल नॉलेज, ठीक है, और तीसरा हेल्थ इंडेक्स, 3 इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट या रेशियो, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR और बेसिक लिटरेसी रेट शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which one of the following is irrelevant in the economic planning in a market oriented economy? मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के संबंध में यहाँ पर कौन सा irrelevant होगा? इंडिकेटिव प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट या रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स। देखो जब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात की जाती है वहाँ हम यूज करते हैं लेजर फेयर पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का, वो पूरी तरीके से क्रिएशन ऑफ वेल्थ पर डिपेंड है और लेजर फेयर पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा उसने महत्व दिया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि एडम स्मिथ की जो लेजर फेयर पॉलिसी थी उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट किया गया है। तो यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वॉज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय हर्स्टमैन इन द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ? देखो हर्स्टमैन की जो थ्योरी थी वो अनबैलेंस ग्रोथ की थ्योरी थी, ठीक है। ये थ्योरी इन्होंने दिया था 1958 में। एक इनकी बुक थी द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, 1958 में इन्होंने ये थ्योरी दी द अनबैलेंस ग्रोथ की अपने बुक में द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन हर्स्टमैन ही नहीं थे जो केवल जिन्होंने दिया, एक्चुअली मेन फाउंडर इन्हीं को माना जाता है, लेकिन इसमें और सारे नाम आ जाते हैं और ये पूछे भी जाते हैं नाम, जैसे HW सिंगर का नाम आ जाता है, पॉल स्टेटन का नाम आ जाता है, जो रोस्टो हैं, ठीक है, रोस्टो जिन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिए हैं, और प्रोफेसर किंडल बर्गर, इनका भी हमने कई वीडियोस में जिक्र किया है। ये सब जो है अनबैलेंस ग्रोथ से ही सम्मिलित है। कौन कौन से मैंने बताए? एक तो हर्स्टमैन हुए, HW सिंगर हुए, रोस्टो हुए और किंडल बर्गर हुए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय हर्स्टमैन इन द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, इन्होंने बताया था इसके बारे में। डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज यानी DPA, इसके बारे में भी बताया था। सोशल ओवरहेड कैपिटल, इसके बारे में भी बताया था। इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट सेक्टर, देखो जब ये अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी ना, ये कहते ही थे, हर्स्टमैन की बात ही यही थी, डेवलपमेंट इज द चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। हर्स्टमैन कहते यही थे कि डेवलपमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम का चैन है, ठीक है, यानी हर जगह डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर दो, अपने आप धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ने लगेगी। तो ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के संबंध में सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट है और यहाँ ये हर्स्टमैन ने इसके बारे में बात नहीं की थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन आर फिक्सिंग स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR को फिक्स करना, इन्फ्लुएंसिंग कंजप्शन एंड सेविंग रेशियो, चेकिंग इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो फिजिकल पॉलिसी का काम SLR को सेट करना नहीं है, क्योंकि ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक मॉनेटरी टूल है ना, तो इसमें फिजिकल पॉलिसी में तो ये आ ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन सीधे सीधे सही हो जाएगा आपका। बाकी कंजप्शन और सेविंग के रेशियो को फिजिकल पॉलिसी इफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को चेक कर सकती है, रिड्यूसिंग डिस्पेरिटी बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करके फिजिकल पॉलिसी अपना काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर SLR वाला ऑप्शन सीधे सीधे सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ नॉट लगा है, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is not a measure of globalization? Options are reducing peak rate of custom duty, size of inflows
ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी या लार्जर फॉरेन एड। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो अगर रिड्यूसिंग पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, अगर कस्टम ड्यूटी लगातार घट रही है तो इसका मतलब आप ग्लोबलाइज हो रहे हैं, आपका नेशन जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब तो ग्लोबलाइजेशन दूसरी तरह परिभाषित किया जाएगा पेंडेमिक के बाद, लेकिन अभी तक जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अगर आपका जो कस्टम ड्यूटीज घट रही हैं तो क्या कहेंगे कि ग्लोबलाइज्ड हो रहा है। साइज ऑफ इनफ्लोज ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, अगर जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है आपकी कंट्री में, इसका मतलब आप ग्लोबलाइजेशन तेजी से कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, यानी पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट करना, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने का कोई मतलब खास रीजन है नहीं, क्योंकि सरकार अपनी क्या करती है, अपने चीज़ों को बेच रही है, तो उससे ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, यानी ये मेजर नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लार्जर फॉरेन एड, अगर फॉरेन एड आपको ज़्यादा मिल रही है यानी आप ज़्यादा ग्लोबलाइज हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। इनडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन, बिग पुश थ्योरी, रोजेस्टिन रोडान की बिग पुश थ्योरी थी और उन्होंने 4 इनडिविजिबिलिटीज के बारे में बताया था, जिसमें कि एक ये है, तो ये सही है। क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट, आर नेल्सन, देखो आर नेल्सन का जो थ्योरी थी वो क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट नहीं थी, वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप थी। जो क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट थ्योरी थी ये हार्वे लेविन्स्टीन की थी, जो कि 1957 में दिया था। अच्छा, 1957 में एक कंजप्शन हाइपोथेसिस भी आया था, आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए अगर आपको याद हो, तो मैंने इससे पहले बताया है। मतलब 4 कंजप्शन हाइपोथेसिस हैं, जैसे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो उसमें से ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस चारों में से जो 1957 में आई थी। 1957 में क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट आया था, जिसको हार्वे लेविन्स्टीन ने दिया था। सर्कुलर कॉसेशन मिडल ने दिया था, बिल्कुल सही। लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम हेराल्ड मॉडल सही है, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ जानकारी आपकी बढ़े होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इससे जो वीडियोज़ अपलोड करूँ, पहले जो अपलोड कर चुके हैं वो तो आप देखिए, और जो मैं अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुँच जाए और सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।